Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the types of acquisition. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसके एडवांटेजेस डिस्कस किए थे, डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्विजिशन के कितने टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसा कि हमने इसके कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था दैट द एक्विजिशन इज गेनिंग कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी बाय अदर एक्वायरिंग असेट्स और गेनिंग कंट्रोल ओवर द बोर्ड विदाउट फिजिकली कंबाइनिंग द बिजनेसेस। यानी कि जब कोई एक पर्टिकुलर फर्म किसी दूसरी फर्म या कंपनी की असेट्स को एक्वायर कर लेती है जिसको हम टारगेट कंपनी का नाम देते हैं और इस तरह से उस पर अपना कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है या फिर उसके बोर्ड के ऊपर अपना कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है, तो हम इस प्रोसेस को एक्विजिशन का नाम देते हैं। ये हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब बात करते हैं इसमें कि इसके कितने डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स इसके रिप्रेजेंट करे हैं और इसको मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिफाइन करा है। द फर्स्ट कैटेगरी इज ग्रुप्ड बेस्ड ऑन लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज़ की लाइन के बेसिस पर इसको मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड करा है। द वेरी फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन, सेकेंड वन इज द वर्टिकल एक्विजिशन, थर्ड वन कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन एंड द फोर्थ वन इज द कॉन्जेनरिक एक्विजिशन। सेकेंड कैटेगरी है इसके अंदर दैट इज द ग्रुप्ड बेस्ड ऑन अ स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन। तो स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन के बेसिस पर इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है, जैसे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, फाइनेंशियल एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन, डाउन स्ट्रीम एक्विजिशन, अप स्ट्रीम एक्विजिशन, डिफेक्टो एक्विजिशन, कैश एक्विजिशन, शॉर्ट फॉर्म एक्विजिशन एंड बेल आउट एक्विजिशन। और इसके साथ साथ इसकी थर्ड कैटेगरी है दैट इज ग्रुप बेस्ड ऑन अ बिड ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप के एक्विजिशन को डिफाइन करा है। द फर्स्ट वन इज द फ्रेंडली एक्विजिशन एंड सेकेंड वन इज द हॉस्टाइल एक्विजिशन। Okay, so let us now discuss these acquisitions one by one. The very first one is the based on the line of business activity. Business activity की लाइन के बेसिस पर यहाँ मैंने इसके 4 टाइप्स डिस्कस करने हैं, जिसमें से पहला टाइप है दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन। क्या मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन का, या फिर ये कब अकर होता है? हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन occurs when a company acquires another company in the same business or same industry or in the same sector. It means we can say that it is acquiring its competitor. यानी कि जब एक कंपनी सेम बिजनेस, सेम इंडस्ट्री या सेम सेक्टर में वर्क करने वाली किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है जो उसके कॉम्पिटिटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इस एक्विजिशन को हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन की कैटेगरी में लगते हैं। एक एग्जांपल हम इसके रेफरेंस में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था। तो यहाँ जो फेसबुक है और व्हाट्सएप है दे आर इन द सेम इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री है इनकी सोशल मीडिया। और इस सोशल मीडिया इंडस्ट्री में फेसबुक ने व्हाट्सएप को जब एक्वायर किया तो ये हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन की कैटेगरी को डिफाइन करता है। अब पॉइंट ये आता है कि फर्म्स हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन को फॉलो क्यों करती हैं, तो इसके पीछे एक सिनर्जी का कॉन्सेप्ट रहता है। और सिनर्जी क्या है इसके पीछे की कि ये कंपटीशन को रिड्यूस करता है। जब क्या करती है, जब एक फर्म सेम इंडस्ट्री में वर्क करने वाली दूसरी फर्म को एक्वायर करती है तो उस फर्म की तरफ से कंपटीशन उसका रिड्यूस हो जाता है, और इसके साथ साथ जिस कंपनी ने एक्वायरमेंट को फॉलो किया है उसका मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है और उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है, उसका कस्टमर बेस भी इंक्रीज हो जाता है। और जब हम ज़्यादातर जब हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन के केसेस की बात करते हैं तो कंपनी को लगातार प्रॉफिट होता है। इसके पीछे रीजन रहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि इनके ऑपरेशंस के होते हैं लार्ज स्केल पर परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, और लार्ज स्केल ऑपरेशंस होने की वजह से ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न करने की पोजीशन में आ जाती हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन को डिफरेंट फर्म्स फॉलो करती हैं अगर उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उस केस में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द सेकेंड वन इज नोन एज द वर्टिकल एक्विजिशन। क्या मतलब है वर्टिकल एक्विजिशन का? दिस इज फॉलोड व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स आइदर अ सप्लायर ऑफ इनपुट्स और अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स और द कंपनी टू विच इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट। तो इस टाइप के एक्विजिशन में जो एक कंपनी है, जैसे हम एक्वायरर का नाम दे रहे हैं, वो दूसरी कंपनी को इस तरीके से परचेस करती है कि जो वो कंपनी है जैसे वो परचेस कर रही है वो या तो उसके द्वारा परचेस किए जाने वाले इनपुट्स का सप्लायर हो, या फिर जो उसके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मार्केट में वो हो, या फिर ऐसी कंपनी जिसको ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। अगर ऐसे किसी भी एक्विजिशन को फॉलो किया जाता है या ऐसी किसी कंपनी को एक्वायरर कंपनी के द्वारा परचेज किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, तो हम इसे वर्टिकल एक्विजिशन की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर एक गारमेंट कंपनी है, तो गारमेंट कंपनी को रॉ मटेरियल के तौर पर किसको यूज करना पड़ता है? कॉटन को। तो कॉटन इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब एक गारमेंट कंपनी कॉटन को प्रोड्यूस करने वाली किसी फर्म को परचेस कर लेगा, जैसे फार्मिंग है, जो कॉटन फार्मिंग है, अगर कॉटन फार्मिंग को परचेस किया जाता है बाय द गारमेंट कंपनी, तो हम इसको वर्टिकल एक्विजिशन का नाम देंगे। ठीक है? वर्टिकल एक्विजिशन ये भी दो टाइप का होता है, आइदर इट विल बी फॉरवर्ड एक्विजिशन और इट विल बी बैकवर्ड एक्विजिशन। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एक कंपनी है, मान लीजिए जो प्रोसेस मैंने सप्लाई चेन को रिप्रेजेंट किया है, एक कंपनी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी कंपनी है जो इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है रॉ मटेरियल की हेल्प से, तीसरी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो इन इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। ये मार्केटिंग सेल्स है, ये क्या कर रही है? इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और चौथी है एक कंपनी जो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने इसको अलग अलग कंपनीज के बेसिस पर अलग अलग फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया है। अब मान लीजिए पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड एक्विजिशन की। फॉरवर्ड एक्विजिशन कब होगा? मान लीजिए कि जो इंटरमीडिएट गुड्स को डेवलप कर रही है, अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर कर ले जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है, या फिर जो कंपनी मार्केटिंग एंड सेल्स में इन्वॉल्व है, अगर वो आफ्टर सेल सर्विसेज वाली कंपनी को एक्वायर कर ले, या ऊपर से अगर बात करें कोई रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को एक्वायर कर ले, तो इस पर्टिकुलर एक्विजिशन को हम फॉरवर्ड एक्विजिशन का नाम देंगे। और जबकि बैकवर्ड का मतलब क्या होगा? जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स अवेलेबल कराने वाली कंपनी को एक्वायर कर ले, या जो कंपनी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो अगर मार्केटिंग सेल्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी को एक्वायर कर ले, या जो मार्केटिंग सेल्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर कर ले, या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अगर इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को एक्वायर कर ले, तो हम इस टाइप के एक्विजिशन को बैकवर्ड एक्विजिशन का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड एक्विजिशन एंड बैकवर्ड एक्विजिशन। एग्जांपल के तौर पर कार्नेजी स्टील कंपनी है, दिस इज अ वेरी फेमस कंपनी ऑपरेटिंग एट ग्लोबल लेवल। दिस पर्टिकुलर कंपनी डोमिनेटेड द स्टील मार्केट बाय यूजिंग वर्टिकल एक्विजिशन। इसने एक तरीके से स्टील मार्केट में अपनी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश किया। क्या पॉलिसी फॉलो करी इसने? वर्टिकल एक्विजिशन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए। और इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए इसने क्या करा? इसने स्टील माइंस को तो परचेज किया ही किया, जो क्या कहलाएगा, अगर ये स्टील माइंस को परचेज कर रही है तो ये बैकवर्ड एक्विजिशन हो गया, क्योंकि इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो है स्टील और इसके लिए रॉ मटेरियल है जो आएगा स्टील माइंस से। तो अगर ये स्टील माइंस को परचेज कर लेती है तो ये अपने रॉ मटेरियल की सप्लाई को एंश्योर कर रही है। इसका मतलब ये हो गया आपका बैकवर्ड एक्विजिशन। और इसके साथ साथ इन्हें फॉरवर्ड एक्विजिशन को ही फॉलो किया। इसने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेल रोड्स को भी एक्वायर कर लिया था, उनको भी परचेज कर लिया था, और उन रेल रोड्स के बेसिस पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी थी। तो इस तरह से इन्हें फॉरवर्ड एक्विजिशन और बैकवर्ड एक्विजिशन दोनों स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए स्टील मार्केट में अपनी एक डोमिनेंस पोजीशन को सेट किया। ये प्रैक्टिकल लाइफ का एक रियल एग्जांपल है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल एक्विजिशन है उसको फॉलो करने के पीछे रीजन होता है, कोई भी कंपनी अपनी सप्लाई चेन के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहती है।
अगर आप अपने कंज्यूमर्स तक गुड्स की अवेलेबिलिटी को राइट टाइम पर एंश्योर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट को राइट टाइम पर मैन्युफैक्चर करना होगा और उसके लिए आपके पास राइट टाइम पर सप्लायर से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी एंश्योर होनी चाहिए। ये तब पॉसिबल है जब इन पर आपकी कंप्लीट कंट्रोलिंग होती है। तो डिफरेंट टाइप की एक्विजिशन स्ट्रेटजी, डिफरेंट टाइप की फॉरवर्ड एक्विजिशन और बैकवर्ड एक्विजिशन स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए आप क्या करते हो, अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करते हो। आपने किसी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही हैं या मार्केटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही हैं, ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को हायर कर लिया। तो क्या होगा, इससे आप अपने रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को राइट टाइम पर एंश्योर कर पाओगे, पहली बात। और जो आपके पास प्रोडक्ट डेवलप होगा उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक राइट टाइम तक उसकी डिलीवरी को भी एंश्योर कर पाओगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो आपके कस्टमर्स है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होंगे और आपका कस्टमर बेस भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा, जो आपको इंक्रीज्ड रेवेन्यू के फॉर्म में रिवॉर्ड पे करेगा। जितना ज़्यादा रेवेन्यू आपको बढ़ता चला जाएगा उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना चाहती हैं, कंपनी जिनके पास रिसोर्सेज एनफ क्वांटिटीज में अवेलेबल होते हैं, वो इस पर्टिकुलर एक्विजिशन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये रीजंस रहते हैं डिफरेंट कंपनीज के इस स्ट्रेटजी को फोकस करने के पीछे। इट मीन्स वर्टिकल एक्विजिशन स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए एक तरफ तो कंपनीज अपनी कॉस्ट को कम करने में कामयाब हो पाती हैं और दूसरी तरफ ये अपने कस्टमर्स को रैपिड सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी कामयाब हो पाती हैं, क्योंकि जहां वो पहले प्रोडक्ट्स को परचेज कर रही थी डिफरेंट सप्लायर से, अब क्या कर रही है, वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इस तरीके से ये कॉस्टिंग को कम कर लेती हैं, सबसे बड़ी बात ये रहती है। और उसके साथ साथ जब इन्हें अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका मिल जाता है और ये प्रॉपरली उस पर कंट्रोल कर लेती हैं, तो रैपिड वे में अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को आसानी से अवेलेबल कराते हुए अपने कस्टमर बेस को भी लगातार इंक्रीज करती रहती हैं। ओके, सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ वर्टिकल एक्विजिशन। द रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्विजिशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. Okay, thank you.